अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैं उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। सख्त गर्मी में भी मेरी नौकरानी गरम चादर ओढ़कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तब अंदर से कुंडी लगा देती और काफी देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, मेम साहब आपका कमरा बहुत गंदा था, जिसको साफ करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने पति से शिकायत करती तो वह कहते कि ऐसी गलती हरगिज मत करना, इतनी कम पैसों में कोई काम करने वाली नहीं मिलेगी और एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हो चुका हूं। तुम हर वक्त किसी न किसी काम वाली की बुराई करने में लगी रहती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर अमित उठे और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए, जबकि मैं कुर्सी पर हक्का बक्का होकर बैठी रह गई थी। अमित ने कभी मेरे साथ इस तरह गुस्से से बात नहीं की थी। वह तो नर्म दिल इंसान थे। वो मेरे हर मुश्किल को चुटकियों में दूर किया करते थे। मेरे साथ इस तरह के बर्ताव की मुझे उनसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल तो किया कि मैं अभी के अभी नौकरानी सुनीता को फोन करके बता दूं कि तू कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर अमित के बारे में सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया था। मुझे डर था कि कहीं वे मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। जब खाना तैयार हुआ तो मैं अमित को बुलाने चली गई थी। मुझे लगा था कि अपने उस बर्ताव पे अभी वो शर्मिंदगी जाहिर करेंगे, मगर उनके बर्ताव में मुझे जरा सा भी बदलाव नजर नहीं आया। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर वापस कमरे में चले गए। जब मैं किचन का सारा काम करके वापस गई तब तक अमित सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि उन्होंने इस जरा सी बात पर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया था। अगले सुबह सुनीता आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सुनीता ने 10 दिन पहले ही मेरे घर में काम करना शुरू किया था। वह बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो लड़की तो अच्छी थी, मगर मुझे उसकी कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, मेम साहब मैं सब घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो जाती थी। जब वह कमरे की सफाई करके आई तो मुझे बड़ी थकी हुई लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, मेम साहब हर रोज पूरा 1 घंटा सफाई करके आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर सुनीता की हरकतों को गौर से नोटिस करने की कोशिश करने लगी। उसने वहीं पर कुछ देर आराम किया और फिर उठ गई। उसने लिविंग रूम की सफाई करनी शुरू कर दी थी। इतने ही देर में अमित भी आ चुके थे। अमित के आते ही सुनीता ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। अमित ने एक नजर से उसकी तरफ देखा था और वो कमरे में चले गए थे। अब सुनीता जले पैर के बिल्ली की तरह लिविंग रूम में चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। उसने इधर उधर देखा और जब मैं कहीं नजर ना आई तो वो कमरे की तरफ चल दी थी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही थी, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लिविंग रूम की सफाई करके मुझे अलविदा कहकर घर से बाहर निकल गई थी। सुनीता के जाते ही अमित बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर हाथ को चूम लिया था। उनका मूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बोले, रानी सरकार जल्दी से खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने बड़ी हंसी खुशी खाना खाया था। मैं तो अमित के अच्छे मूड से तो खुश हुई थी, लेकिन सुनीता के लिए मेरे मन में अभी तक दुविधा थी। न जाने किस इरादे से वो मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सुनीता से जुड़ी कोई भी बात अब मैं अमित से नहीं करूंगी। पहले उसकी नीयत जान लूं, फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन सुनीता घर में दाखिल हुई तो मैंने उसकी छोटी छोटी चीजों को भी बारीकी से नोटिस किया था। उसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी जिसमें वह असल में छुपी हुई थी। मैंने कहा, सुनीता कितनी ज्यादा गर्मी है, तुम ये शाल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसू से भर गई थीं। वह बोली, मेम साहब ये शाल बड़ी कीमती है, किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरी तकदीर आपके जैसी हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर इस अदला बदली का क्या फायदा? फिर वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे शाल के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था यह तो मैं देखना पाई थी, मगर मेरे मन में शक जरूर पैदा करके गई थी। सुनीता मेरे कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी और मैं परेशान होकर लिविंग रूम में चक्कर लगा रही थी।
अमित ऑफिस से लौट आए थे और मुझे इस तरह परेशान देखकर बोले। क्या हुआ आरती? में जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में सुनीता कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर चौंक गई थी और जल्दी जल्दी में लिविंग रूम की सफाई करने लगी थी। अमित कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खड़ी देखती ही रह गई थी। सुनीता ने जल्दी जल्दी से अपना काम पूरा किया और अमित के बाहर आने से पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी। मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि जब भी सुनीता कमरे की सफाई करके बाहर निकलती थी तो मैं कमरे में झांकती भी नहीं थी, लेकिन अमित घर में आते ही कमरे में चले जाते और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नजरअंदाज कर दी थी। अमित बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरे दिल में आंधी और तूफान मचल रहा था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो अमित इधर उधर की बातें करने लगे थे। मेरा दिल तो किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस समस्या का समाधान करके ही रहूंगी। अब अगली शाम को जब सुनीता काम पर आई तो मैंने कहा, तुम मेरे घर की सफाई का समय बदली कर दो। तुम 2 बजे से 5 बजे तक मेरे घर का काम करके जाया करो। सुनीता मुस्कुरा कर बोली, मेम साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं पाल साहब के घर काम करती हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम समय बदली कर दो। पाल साहब के घर का काम शाम के वक्त कर लेना। वो ना में सिर हिलाते हुए बोली, मेम साहब, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। अगर आप मेरी जगह किसी और को काम पे रखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। आपको जैसा ठीक लगे। मैं चुप हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सुनीता जैसे अच्छे से काम करने वाले औरत को सिर्फ गलत फहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा, पहले मामले की अच्छी तरह से छानबीन कर लूं। सुनीता एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी लिविंग रूम में बैठी उसी के निकलने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर में अमित भी ऑफिस से वापस घर आ चुके थे। आज अमित जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। जैसे ही हम दोनों अंदर गए, पूरा कमरा गाजर के हलवे के महक से सुगंधित हो चुका था। मैंने भरी निगाहों से अमित की तरफ देखा तो वो बोले, ऑफिस में एक दोस्त घर से मेरे लिए हलवा बनाकर लाया था। मैंने ठीक है, मैं सिर हिला दिया और फिर किचन में चली गई। मैं किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गई थी और मेरे आंखों से बूंदों की तरह आंसू टपकने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी ये हलवा अमित के लिए सुनीता ही लाई थी। क्योंकि जब अमित ऑफिस से आए तब उनके हाथ तो खाली थे। अमित ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक झूठ 100 झूठ को पैदा कर देता है, फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। अमित को गाजर का हलवा बहुत पसंद था। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी, या फिर मेरे ससुराल वाले ही जानते थे। मेरे काम वाली को मेरे पति की पसंद नापसंद के बारे में कैसे मालूम हो सकता था? मैंने देखा कि अमित मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट फैला दी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह के हालात में किस तरह से रिएक्ट किया जाता है। इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था। अमित किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सिर में दर्द है, मगर मैं जानती थी इस जवाब पे अमित को भी यकीन नहीं हुआ है। हम दोनों ने खाना खाया तो वो वापस अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं ताजा हवा खाने के लिए घर के बाहर टहलने आ गई थी। आज दिल बड़ा घबरा रहा था। आंसू खुद ब खुद गिरते चले जा रहे थे। फिर मैंने नींद की गोली खा ली और जल्दी ही सो गई थी। सुबह अमित मुझे बोल के गए थे कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हो। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अब ठीक, तो वो ऑफिस चले गए और मैंने पाल साहब के घर की राह पकड़ ली थी। पाल साहब का घर हमारे इलाके में ही था। अभी सुनीता उनके घर काम करने नहीं गई थी, इसीलिए मैं उसकी पूछताछ कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो मिसेज पाल ने मेरी खूब अच्छे से खातिरदारी की थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मिसेज पाल से कहा कि मुझे सुनीता पर बड़ी दया आती है। वो इतनी गर्मी में गरम शॉल ओढ़ाकर आती है, क्यों ना हम इसके लिए चादर का इंतजाम कर दे। मिसेज पाल मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली, सुनीता तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, वो तो सर्दियों में भी गरम शॉल नहीं ओढ़ती। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। मैंने फिर भी कहा, सुनीता को ना जाने क्या फोबिया है। वो बेडरूम की सफाई करते वक्त ना जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा देती है। मिसेज पाल सोच में पड़ गई थी, फिर सोचते हुए बोली, ठीक है,
हमें नौकरानी के साथ नरमाई से पेश आना चाहिए, मगर हर चीज का एक नियम होता है और एक हद होती है। मैं कभी भी किसी काम वाली को ये इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं ऐसी काम वाली को काम से ही निकाल दूंगी, मैंने कहा। लेकिन मुझे तो सुनीता ने यही बताया था कि सब घरों में वो ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती हैं। मिसेस पाल के अगले शब्द मेरे दिल को छू गए। वो बोली, आप बहुत मासूम हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने बेवकूफ की जगह मासूम शब्द का इस्तेमाल बड़ी खूबी से किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मिसेस पाल की बातें मेरे कानों में गूंजती रही थीं। शाम हुई तो सुनीता खुद को गरम चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर आ पहुंची थी और वो कमरे में चली गई थी। अभी वो कमरे से बाहर ही आई थी कि अमित भी ऑफिस से घर आ गए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब अमित गुस्से से चिल्लाकर बोले, सुनीता, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। सुनीता रोने लगी थी। वो बोली, इस भरी दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं। मुझे मेरे नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सारी हकीकत आपके बीबी को बता दूंगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर सुनीता लिविंग रूम की सफाई किए बिना ही मेरे घर से कल गई थी। मैं तो सुनीता की बातों से ही हैरान हो गई थी। उसके पास अमित का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो उनको डरा धमका रही थी? फिर वो ये क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थीं। मैंने अमित को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। वो बोल रहे थे, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम ही नहीं कर सकती। घर में हम दो ही तो लोग हैं, मगर तुम तो दो लोगों का काम भी नहीं कर सकती हो और ऐसी नौकरानियों को घर में बुला लेती हो। वो इतना कहकर बाहर चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरे दिल में फिर से हलचल मचा दी थी। आज शायद अमित हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने उसे अनदेखा किया था। मैंने कमरे के खिड़की से देखा तो अमित बड़ी परेशानी में यहां से वहां टहल रहे थे। मैं खुद हैरान सी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी हकीकत सामने लाऊं? मुझे रह रहकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस तरह के हालात से मजबूर थी कि मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को लाचार पाया था। इसीलिए मैंने अमित की मां से मदद लेने का सोचा। वो गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी अमित की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा ले। मेरी सास बड़ी नेक दिल औरत थी। वो अगले ही दिन छोटे बेटे के साथ गांव से शहर हमारे घर आ गई थी। अमित अपनी मां को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो बोले, मां, इस महंगाई में इस शहर में रहना बहुत मुश्किल है। आप क्यों आ गई हैं यहाँ? मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अब और 2 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा तो मेरे बजट पर बुरा असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अमित को चुप रहने का इशारा किया तो वो बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप हो गई थी, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, माँ आ जाओ, हम गांव वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना। इस महंगाई से भरे शहर में मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़ के रुकने की विनती की। जबकि मेरा देवर इस तरह नाराज हो चुका था कि वो मेरे 1000 बार कहने पर भी ना रुका था। उल्टा अमित मुझे ही डांटने लगे थे, तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था। सास परेशान थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका लाडला बेटा उनके साथ इस तरह सुलूक करेगा। मैंने अपने सास को सारी बात बता दी थी। मैं उनसे बोली कि अमित कुछ बदल से गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बड़ा मानकर यहाँ बुलाया है, ताकि आप हम दोनों की दरमियान की सारी गलतफहमियां दूर कर दें। शाम हुई तो मैं सुनीता का इंतजार करने लगी थी। मैंने अपनी सास को सुनीता के बारे में पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। उसके काम का समय निकल गया था, मगर सुनीता काम पे नहीं आई थी। मैंने अमित से बात की। अब माँ के आने से घर का काम बढ़ गया है, मगर सुनीता आज आई ही नहीं। अमित कड़क आवाज में बोले, मैंने उसको काम से निकाल दिया है, आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी। तुम जो मुफ्तखोर लोगों को दावतें देकर बैठी हो, फिर ये तो होना ही है ना। मैं अमित के जवाब पर दंग सी रह गई थी। वो कभी भी ऐसे नहीं थे। उनका व्यक्तिमत्व तो इतना चमकदार था कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वो ऐसे क्यों हो गए? मेरी सास सुनीता से मिलकर कोई फैसला लेना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। बस फिर जो मन में आया मैंने वही कर दिया था। अगले दिन मैं मिसेज पाल के घर जाकर बैठ गई थी। उसके काम के टाइम पर जब सुनीता वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी।
मैंने कहा, सुनीता, शुक्र है कि आज तुमने गर्म शाल नहीं ओढ़ रखी है। देखो तो सूरज कैसे आग उगल रहा है। फिर मैंने उससे विनती की, अमित ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें अब काम वाली की जरूरत नहीं रही। अब घर में सास भी आई हैं। मुझे तुम्हारी पहले से ज्यादा जरूरत है। आज तुम हमारे घर जरूर आना। अमित ने भी इस बात को कबूल किया है। मैंने नोटिस किया कि एकदम से सुनीता का चेहरा खुलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो सुनीता अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर आ गई थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने आज दुपट्टे को सिर से ओढ़ के चेहरा ढक लिया था। मुझे सुनीता का इस तरह का बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मिसेस पाल के यहाँ तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब चेहरा भी ढकने लगी हो। वो चिढ़ाने वाली हंसी के साथ बोली, मेम साहब, आप ही ने तो कहा था घर में आपकी सास आई हुई है, इसलिए दुपट्टा चेहरे तक सरकाया है। मैंने कहा, नहीं, ऐसे चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है। वो कोई गैर नहीं है, मेरी सास ही तो है। सुनीता सिर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने रोज के मुकाबले ज्यादा देर लगाई थी। मैंने अपनी सास को बाहर आंगन में बैठने को कहा था। मैंने कहा, अगर अमित आ गए तो आप उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा। उन्हें किसी न किसी तरह बातों में उलझा कर रख दीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने जल्दी से अमित का 3 पीस सूट पहन लिया था। वो सूट मैंने सुनीता के आने से पहले ही अपने सास के कमरे में छुपा कर रखा था। मैं वो सूट पहनकर बाहर खड़ी हो गई थी। मैं कमरे की तरफ पीठ करके खड़ी थी, इसलिए सुनीता मुझे पहचान ना पाई थी। वो जो बोली तो उसके बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अमित, आपकी माँ आ गई है। अगर आप इजाजत दे तो मैं उनसे मिल लूं। इतनी देर में अमित भी लिविंग रूम में दाखिल हो गए थे। उनके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी। मेरी सास अमित को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे सास की नजर सुनीता पर पड़ी वो चकित हो गई थी। मेरी सास ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया था। ये देखकर मैं हैरान हो गई और सुनीता से बोली, सुनीता, आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। सुनीता लगातार रोने लगी थी और फिर वो बोली, मेम साहब, मैं एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की हूँ। मेरे माँ बाप के नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत संभाल ना पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो हमारे खानदान में कभी किसी दूसरे बाप ने नहीं किया था। मेरे माँ बाप मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर में भेजते थे। मेरे साथ गाड़ी और ड्राइवर रहता था और मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी बिरादरी का था और ना ही हमारी बराबरी का, इसलिए मैं जानती थी कि ये शादी नामुमकिन है, लेकिन एक दूसरे के बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते थे। इसलिए मैंने उस एलडी ढाके से भागकर शादी कर ली थी। बाप की बददुआ मुझे लग चुकी थी, इसलिए सुख तो मुझसे भी छीन गया था। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था, कोई काम करता ही नहीं था। वो 2 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता। पहले तो हमारा गुजारा होता रहा, मगर जब बच्चा हुआ तो फिर मुझे ही हिम्मत करनी पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। फिर जब मैं आपके घर आई तो अमित को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि अमित तो मेरा सगा भाई निकला था। अमित ने मुझे कहा था मैं इस घर से निकल जाऊं और आपको कभी ये ना बताऊं कि मैं अमित की सगी बहन हूं, लेकिन मैंने बहुत सालों बाद अपना सगा देखा था। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते समय के समान होते हैं। मैंने अमित को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज गर्म शाल इसलिए ओढ़कर आती थी क्योंकि वो मेरे जन्मदिन पर मुझे मेरे भाई अमित ने भेंट में दी थी। मैं गाजर का हलवा भी बनाकर लाती थी क्योंकि अमित मेरे हाथ से बना हलवा बड़े शौक से खाता था। और मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए सफाई करती थी क्योंकि वो हलवा छुपाकर पर्दे के पीछे रख सकूं। और हर रोज आपके कमरे में माफीनामा भी लिखती थी। मगर अमित मुझे माफ करने के बजाय मुझे अपने घर से भगाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं मेम साहब को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूं। वो नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले और आप भाई को छोड़कर चली जाएं, इसलिए मुझे ये सब हरकतें करनी पड़ रही थी। सुनीता अपनी सारी हकीकत सुनाकर रोने लगी थी। वो कहती जा रही थी कि पिताजी को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई ना। मेरे बाप का नाम खराब हुआ, उनसे मेरे खूनी रिश्ते टूट गए। पति भी बदल चुका था और वो लड़की जिसके आगे पीछे नौकर घूमते थे, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए खुद एक नौकरानी बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। उन्होंने तुरंत सुनीता को गले लगा लिया था। अमित बोले, माँ, मैं जानता था आप अपनी बेटी से नाराज नहीं रह पाएंगी, लेकिन मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और सुनीता को ना देखें। मैं आगे बढ़कर बोली, अमित, माँ का दिल कभी गलत फैसले नहीं करता। सुनीता अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है।
अब आप भी इसके सिर पर हाथ रखकर इसे माफ कर दो। अमित की भी आंखें भीग गई थीं। उन्होंने भी सुनीता को माफ कर दिया था, जबकि मैं सोचकर रह गई थी कि इस दुनिया में कितनी लड़कियों को प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, कभी कोठों पर लाकर बेच दिया जाता है, तो कभी सारी जिंदगी भर पछताते जीना पड़ जाता है और अपने रिश्तों को याद कर करके आहें भरती रहती है। काश लड़कियां अभी संभल जाएं कि जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।